हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और काफ़ी मेहनत से, काफ़ी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडिया से संबंधित टॉपिक की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत 1857 से 1947 तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है वो सभी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और यूजफुल हैं। ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले कई वर्षों में लगभग किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले समय में पूछे जाने की संभावना है। यकीन मानिए, अगर आपने यह वीडियो अच्छे से देख लिया तो 1857 से लेके 1947 तक के जितने भी क्वेश्चन बनने के चांसेज हैं उसमें से मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर लेंगे और गलत नहीं होगा। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों, इसका सही जवाब है 10 मई 1857 को। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। जो वहाँ की तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट थी, उन्हीं के सैनिकों ने 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत किए थे। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है कमल और रोटी। कमल और रोटी 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। हमारा अगला प्रश्न है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। तो तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रामचंद्र पांडुरंग। तो याद रखिएगा, यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, झांसी में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था। इसका सही जवाब है ह्यूरोज ने। झांसी में 1857 के विद्रोह का दमन ह्यूरोज ने किया था। तो इस प्रश्न के अंतर्गत हम लोग और भी बातों को जान लेते हैं कि कौन कौन सी जगह से किसने जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था और उसका दमन किसने किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करेंगे हम दिल्ली की। तो दिल्ली से भारतीय नायक जो थे वो बहादुर शाह जफर और बख्त खां थे। लेकिन वास्तविक तौर पे बख्त खां थे। बस इनको जो है औपचारिक तौर पे इनको जो है नायक बनाया गया था, बहादुर शाह जफर को। तो इस विद्रोह का जो दमन किया था उसका नाम था हड़सन। इसके पहले यहाँ पे निकलसन थे, लेकिन उनको जो है मार दिया गया था। उसके बाद बात करेंगे बरेली की। तो बरेली से खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था और इसका दमन किया था विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने। अगला बात करेंगे लखनऊ की। तो लखनऊ से जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल ने किया था, बेगम हजरत महल। और इसका दमन कौन किया था? तो हेनरी लॉरेंस और कैम्पबेल ने। तो हेनरी लॉरेंस को मार दिया गया था, बचा था केवल कैम्पबेल ने। अगला बात करेंगे बिहार से, बिहार जगदीशपुर से। तो वहाँ नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह और इसका दमन किसने किया था? तो उसका नाम था विलियम टेलर और विंसेंट आयर। दो लोगों ने मिल करके 1857 के जगदीशपुर विद्रोह का दमन किया था। फैजाबाद से किसने किया था? तो फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला ने किया था और इसका दमन किया था कर्नल नील ने। कर्नल नील ने, मौलवी अहमद उल्ला ने नेतृत्व किया था, कर्नल नील ने इसका दमन किया था। उसके बाद बात कर लेते हैं कानपुर की। तो कानपुर से जो है नेतृत्व किया था नाना साहब ने और उनके साथ थे तात्या टोपे और इसको जो है दमन किया था कैंपबेल ने। तो बस इतना आप याद रखिएगा। यहाँ से अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप गलत नहीं करिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की जांच करने के लिए किस कमीशन का गठन किया गया था। तो उसका नाम था पील कमीशन। पील कमीशन का गठन 1857 के विद्रोह की जांच करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 के बाद किन जातियों को लड़ाकू घोषित कर दिया गया था। हाँ दोस्तों, जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो भारत के ही कुछ लोगों ने
अंग्रेज़ों का साथ दिया था विद्रोह का दमन करने के लिए। कुछ लोग तो जी जान से लड़ रहे थे कि यहीं पे हमको आज़ादी मिल जाए, और कुछ लोग अंग्रेज का साथ दे गए थे। कहते ना घर का वेदी लंका ढावे, तो वही हुआ इसमें भी। तो जो अंग्रेज का साथ दिए थे तो उनको जो है लड़ाकू जातियाँ घोषित कर दिया गया। तो ऐसे में 3 लोग थे, कौन कौन? सिख, गोरखा और पठान। इन लोगों ने जो है विद्रोह के दमन में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग थे, राजा महाराजा जैसे सिंधिया वगैरह भी जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो याद रखिएगा इसे आप। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों केनिंग था, लॉर्ड केनिंग। हमारा अगला प्रश्न है विद्रोह के समय लॉर्ड केनिंग ने कहाँ आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसे आप जो है याद रखिएगा। कहाँ आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो वो बनाया था इलाहाबाद में। ठीक है, विद्रोह के समय लॉर्ड केनिंग ने इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। हमारा अगला प्रश्न है मंगल पांडे कौन सी कंपनी के सैनिक थे? तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है बहादुर शाह जफर ने किसे साहब ए आलम बहादुर की उपाधि दी थी? तो वो थे बख्त खां। बख्त खां को बहादुर शाह जफर ने साहब ए आलम बहादुर की उपाधि दी थी। हमारा अगला प्रश्न है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ग्वालियर में। गलती से भी झांसी मत लगाइएगा, इसका सही जवाब है ग्वालियर। हमारा अगला प्रश्न है असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो जो असम में 1857 की क्रांति हुई थी उसका नेता दीवान मनीराम दत्त थे। कौन था? दीवान मनीराम दत्त थे। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर का नाम था हैरसे। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो उसका सही जवाब है दोस्तों पामरस्टन। मैं लिख दे रहा हूँ, एक बार आप जो इसको पढ़ लीजिएगा। पामरस्टन, बहुत टेढ़ा नाम होता है विदेशियों का। तो यही था जो है वहाँ का प्रधानमंत्री ब्रिटिश का, जब 1857 का विद्रोह हुआ था। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड केनिंग था। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो कहे थे वीडी सावरकर, यानी विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। हमारा अगला प्रश्न है बंग भाषा प्रकाशिक सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों राजा राम के सहयोगियों ने सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशिक सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1838 में हुई थी। किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर ने लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की थी। कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। हमारा अगला प्रश्न है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों एमजी राणा डे। एमजी राणा डे ने जो है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। कब की थी? 1870 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इंडियन एसोसिएशन, इसी को दोस्तों भारत संघ भी कहते हैं, इसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 को हुई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इनमें जो है आनंद मोहन बोस ने भी सहयोग दिया था। कहाँ पे हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा।
हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसमें कई सारे लोग शामिल थे। राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर संस्थापक सदस्य थे। इतने ये 3-4 लोग जो है इसके संस्थापक सदस्य थे, जिसमें राधाकांत देव इसके अध्यक्ष थे और देवेंद्र नाथ टैगोर महासचिव थे। किसके? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के। ठीक है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1877 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। किसने किया था? सैयद अमीर अली ने किया था। किसने किया था? सैयद अमीर अली ने किया था। हिंदू मेला की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों हिंदू मेला की स्थापना नवगोपाल मित्र ने की थी। कब की थी? 1867 ईस्वी में की थी। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1843 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना दोस्तों 1885 ईस्वी में हुई थी। इसमें भी कई लोग थे, फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग एवं बदरुद्दीन तैयब जी। इन्हीं तीनों लोगों के सहयोग से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इन तीनों को दोस्तों बम्बई के त्रिमूर्ति के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर प्रश्न पूछेगा कि किन्हें जो है बम्बई के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है, तो वह हैं फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग एवं बदरुद्दीन तैयब जी। हमारा अगला प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1884 ईस्वी में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। कौन कौन थे इसके संस्थापक? तो इसमें भी 3-4 लोग थे। ए रामास्वामी मुदलियार, बी राघवाचारी जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चारलू। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सन 1905 ईस्वी में की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका सही जवाब है 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई थी। अगर इसके पहले अधिवेशन की हम बात करें दोस्तों, तो हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। और पहले जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, W.C. बनर्जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय की बात करें तो वो था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब था? 1884 से लेके 1888 तक। 1888 1888 याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दूसरा अधिवेशन जो हुआ था 1886 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। तो याद रखिएगा, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी 1886 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, 1886, 1893 और 1906 ईस्वी में। आगे हम एक बार और इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। इन्होंने 1887 ईस्वी में हुए तीसरे अधिवेशन मद्रास में अध्यक्षता की थी। तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में, और जहाँ पे जो है इन्होंने बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था।
इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन में जो है इसकी अध्यक्षता की थी, और एक कहाँ पे हुई थी, तो इलाहाबाद में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों जुलाई 1899 में। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। किस लिए हुई थी? कांग्रेस के समर्थन जुटाने के लिए जो है इसकी स्थापना हुई थी लंदन में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थीं। इन्होंने 1917 में हुए कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो देखिए प्रश्न यहाँ घुमा के भी पूछ सकता है, यह भी पूछ सकता है कि पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला अगर पूछेगा तो लगाइएगा आप सरोजनी नायडू पे, और अगर पूछता है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो आप टिक कीजिएगा एनी बेसेंट पर। हमारा अगला प्रश्न है, होम रूल लीग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में होम रूल लीग का गठन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 27वें अधिवेशन में। ये अधिवेशन हुआ था बांकीपुर बिहार में। तो इसमें जो है ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी आर्यन मुधोलकर ने। आर्यन मुधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। 27वें अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। यह कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर कहाँ है? बिहार में है। हमारा अगला प्रश्न है, शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? शेरे हिंदुस्तानी नहीं, शेरे पंजाब। तो शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी पूरी ईमानदारी और मेहनत से कीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। अगर आप आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 10 अक्टूबर को है, 24 अक्टूबर को पीसीएस का है, फिर आरओ का दिसंबर में है। तो बिना दाएं बाएं किए हुए एकदम फोकस होकर के तैयारी कर लीजिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। एक बार जो है सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद चाहे दाएं बाएं कीजिए, चाहे ऊपर नीचे कीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अभी आपको एकदम कंसंट्रेट होकर के तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। देखिए बिना कंसंट्रेशन के आप अच्छी तैयारी नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर करने लगेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था? तो दोस्तों वो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? तो वो थे अंबिका मजूमदार। अंबिका मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 ईस्वी में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन संपन्न हुआ, और इसी में जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। महात्मा गांधी ने केवल कांग्रेस के जो है कांग्रेस के अधिवेशन में केवल एक बार अध्यक्षता की थी, और वो था 1924 ईस्वी में बेलगांव के अधिवेशन में। तो इसे आप याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए, महात्मा गांधी ने जो है कांग्रेस में सबसे पहली बार कब पार्टिसिपेट किया था? कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार कब पार्टिसिपेट किया था? तो इसका सही जवाब है 1901 ईस्वी में। अब आप कहेंगे 1901 ईस्वी में तो ये दक्षिण अफ्रीका में थे। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका में थे, लेकिन अपनी प्रवास के दौरान कुछ दिनों के लिए भारत आए हुए थे। तो उसी में सन 1901 ईस्वी में ये कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लिए थे। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थीं। दोस्तों अभी एक चीज़ याद आ गया, मैं बताना भूल गया, तो मैं बता देना चाहता हूँ। इस प्रश्न में किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ? तो मैंने बता ही दिया किस अधिवेशन में हुआ था। इस अधिवेशन में एक बात और हुई थी कि इसमें बाल गंगाधर तिलक ने इसी अधिवेशन में कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है,
और मैं उसे लेकर रहूँगा। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसीलिए मैं सोचा बता दूं। तो इसी अधिवेशन में इन्होंने कहा था। और जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो समझौता हुआ था, तो उस समझौता का नाम दिया गया था लखनऊ पैक्ट या कांग्रेस लीग योजना। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 1929 में हुए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में हुए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और कब कब कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो एक बार उन्होंने 1929 में किया, एक बार 1936 में किए थे, लखनऊ अधिवेशन हुआ था, और उसके बाद में जो कमेटी का अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हमारा अगला प्रश्न है, 1938 ईस्वी में हुए हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1938 ईस्वी में हुए हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1940 से 46 तक कौन कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है? तो इसका सही जवाब है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 46 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हमारा अगला प्रश्न है, आज़ादी के समय कौन कांग्रेस का अध्यक्ष था? दोस्तों इसका सही जवाब है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। ये अभी जो है यूपीएससी ईपीएफओ के पेपर में पूछा गया था, तो इसे आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने जन गण मन के हिंदी संस्करण को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था? दोस्तों इसका सही जवाब है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन के हिंदी संस्करण को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था? दोस्तों यह पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि 1911 में हुआ था, उसी में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा है? तो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस भाषा में उन्होंने लिखा था? तो बांग्ला में लिखा गया था। लेकिन 24 जनवरी 1950 को संविधान ने जो अपनाया, तो इस राष्ट्रगान के हिंदी संस्करण को अपनाया। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। और ये भी आपको बता दिया कि ये 1940 से 46 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। हमारा अगला प्रश्न है, किसे पंजाब केसरी भी कहा जाता है? किसे पंजाब केसरी भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मैजनी को अपना राजनीतिक गुरु माना था। मैजनी नाम याद रखिएगा, मैजनी को इन्होंने जो है अपना राजनीतिक गुरु माना था। मैजनी की एक रचना थी, उसका नाम था द ड्यूटीज ऑफ मैन। तो इसका जो है उर्दू में अनुवाद भी किया था लाला लाजपत राय ने। इसका मतलब इनको उर्दू आती थी। हमारा अगला प्रश्न है, नासिक षड्यंत्र क्या है? तो नासिक षड्यंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नासिक षड्यंत्र के अंतर्गत 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को करवे गुट के अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने गोली मार दी। इस कांड के बाद कन्हारे कृष्ण गोपाल कर्वे और विनायक देशपांडे को फांसी दे दी गई।
इसमें विनायक दामोदर सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया। तो यही पूरा जो है नासिक षड्यंत्र था। इसमें हुआ क्या था कि 1909 ईस्वी में एक नासिक के जिला मजिस्ट्रेट थे, उन्हीं को जैक्सन, उनका नाम था जैक्सन, तो इनको जो है करवे गुट के अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने गोली मार दी और वो सही मर गए। हमारा अगला प्रश्न है 1897 में पूना प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड की हत्या किसने की थी? दोस्तों इसका सही जवाब है चापेकर बंधु। चापेकर बंधुओं ने 1897 ईस्वी में पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयरेस्ट की हत्या कर दी, 2 लोगों की हत्या की थी। हमारा अगला प्रश्न है अलीपुर षड्यंत्र क्या है? तो अलीपुर षड्यंत्र केस में दोस्तों क्या हुआ था कि इसमें अरविंद घोष और बारिंद घोष दोनों लोग भाई थे, इनको जो है अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो यही जो है अलीपुर षड्यंत्र केस। ये अलीपुर कहाँ पे है? बंगाल में है। अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ कब था? 1908 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में हुई थी, कानपुर में। कहाँ हुई थी? कानपुर में। इसके संस्थापक कौन कौन थे? तो सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद इसके संस्थापक थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? सचिंद्र सान्याल। हमारा अगला प्रश्न है काकोरी कांड कब हुआ? देखो क्या है ना, ये लोग जब संगठन बना लिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था, तो इसको चलाने के लिए फंड की ज़रूरत थी। तो फंड कहाँ से आएगा? तो इन्होंने कहा अब हम लोग काकोरी कांड करेंगे। तो फिर जो है ट्रेन में जो है इन्होंने लूटपाट की और जो है अंग्रेजी खजाना, वो अंग्रेज का क्या था, भारतीय ही था, उस खजाने को लेकर के अंग्रेज जा रहे थे, तो इन्होंने लूट लिया। तो यही है काकोरी कांड। अब काकोरी कांड हुआ कब था? तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काकोरी नामक स्थान पर हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है चंद्रशेखर आज़ाद कब शहीद हुए थे? तो दोस्तों 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर शहीद हो गए थे। कहाँ हुए थे? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, जिसका नाम बदल के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले मुस्लिम कौन थे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले मुस्लिम थे। कौन थे? अशफाक उल्लाह खां। इसलिए बोल रहा है इंपॉर्टेंट क्योंकि अक्सर लोग यहाँ गलती करके राम प्रसाद बिस्मिल लगा देते हैं। बिल्कुल नहीं, पहले हैं अशफाक उल्लाह खां, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है स्पेशलिस्ट नहीं है, सोशलिस्ट है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इस दोस्तों इसका सही जवाब है 1928 ईस्वी में। किसकी अगुवाई में हुई थी? चंद्रशेखर आज़ाद की अगुवाई में। फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था। फिरोज शाह कोटला का नाम बदल करके अब अरुण जेटली के नाम पे कर दिया गया है। तो वहीं पर जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका था? भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दोनों मिल करके असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। हमारा अगला प्रश्न है सैंडर्स की हत्या कब की गई थी? सैंडर्स की हत्या दिसंबर 1928 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? दिसंबर 1928 ईस्वी में की गई थी। कब, क्यों की गई थी? क्योंकि साइमन कमीशन आया था और उसी साइमन कमीशन के जो है विरोध में लाहौर में सब लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे। उसमें सैंडर्स ने लाठी चार्ज किया और लाला लाजपत राय को इतनी लाठी मारी गई, फिर उनकी जो है मौत हो गई। तो उसी मौत का बदला लेने के लिए जो है सैंडर्स की हत्या की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारे के रूप में किसने इस्तेमाल किया था? तो दोस्तों कौन हो सकता है? तो आपको भी पता है, यह है भगत सिंह। भगत सिंह जी ने इनकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारे के रूप में इस्तेमाल किया था। हमारा अगला प्रश्न है
चटगांव शस्त्रागार से कौन संबंधित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों सूर्यसेन। सूर्यसेन जो है चटगांव शस्त्रागार से संबंधित हैं। इन्होंने IRA यानी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना भी की थी। ये क्या किए थे कि वहाँ चटगांव में शस्त्रागार था, तो वहाँ पर ये आक्रमण करके वहाँ के हथियार को जो है लूट लिया था। कब हुआ था यह घटना? 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद इनको पकड़ के 12 जनवरी 1934 को अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा क्रांतिकारी जेल में राजनीतिक बंदी की मांग के लिए 64 दिन का भूख हड़ताल किया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों जतिन दास। जतिन दास ने जो है 64 दिन की भूख हड़ताल की थी और जो है 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत को अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। तो इसमें तो मैंने आंसर भी लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप याद रखिएगा कि जो निष्क्रिय विरोध है तो उसका सिद्धांत अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। अब ये भी यहाँ पे एक प्रश्न और है, वंदे मातरम किसकी पुस्तक है? तो वंदे मातरम अरविंद घोष की पुस्तक है। रविन्द्रनाथ टैगोर मत लगा दीजिएगा और बंकिम चंद्र चटर्जी मत लगा दीजिएगा। वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, लेकिन ये जो पुस्तक लिखी गई है वो अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। तो आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों जितने भी प्रश्न को मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसमें ऐसा नहीं कि एक प्रश्न में केवल एक ही प्रश्न है, उसमें कई सारे प्रश्न हैं। आप ईयर भी सुन लीजिए, अगर कहीं कमीशन की बात आ रही तो उसको उस पर भी ध्यान दीजिए। किसी संगठन की स्थापना कब हुई तो उसमें जितने भी मेंबर हैं उसका भी नाम मैं बोल दे रहा हूँ, तो आप एक बार उसको सुन लीजिए। हो सके तो आपका अपनी कॉपी पर भी नोट कर लीजिए ताकि जो है लॉन्ग टाइम के लिए जो है याद रहे। हमारा अगला प्रश्न है, RSS की स्थापना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, RSS की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका सही जवाब है केशव बलिराम हेडगेवार ने RSS की स्थापना की थी। कब की थी? 27 सितंबर 1925 को। हमारा अगला प्रश्न है, 30 अप्रैल 1908 को बिहार में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किसके ऊपर बम फेंका था? तो एक खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंका था। कब फेंका था? 30 अप्रैल 1908 को। बिहार में एक जगह है मुजफ्फरपुर, तो वहीं पर किंग्सफोर्ड के गाड़ी के ऊपर इन्होंने खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे कुछ नहीं हुआ, दूसरे के ऊपर इस बम का जो है नुकसान हुआ, तो दूसरे लोग मारे गए। हमारा अगला प्रश्न है, काकोरी कांड बचाओ समिति का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? काकोरी कांड बचाओ समिति का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में। गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाओ समिति का गठन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी लंदन में। किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी सन 1905 ईस्वी में। कहाँ की थी? लंदन में। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। हमारा अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में। किसने किया था दोस्तों? तो इसे मदनलाल ढेंगरा ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना ने सन 1913 में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की थी और इसी संगठन के द्वारा गदर नामक अखबार भी प्रकाशित
किया गया था, जिससे इस संस्था को भी लोग गदर पार्टी कहते थे। हमारा अगला प्रश्न है, राजा महेंद्र प्रताप ने प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में कहाँ पर भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है काबुल, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जो है प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया गया था सन 1915 ईस्वी में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की माँ के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों भारतीय क्रांति की माँ के रूप में भीखाजी रुस्तम कामा को जाना जाता है। भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। पहली बार इन्होंने भारतीय झंडे को वहां पर फहराया, इसीलिए जो है, और एक क्रांति में जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी, इसलिए क्रांति की माँ के रूप में विख्यात हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है दोस्तों रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। कब की थी? 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? दोस्तों इसका सही जवाब है 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। उसके बाद इसी दिन को जो है पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अगर स्टेटमेंट दे करके पूछता है कि बंगाल विभाजन के बाद जो है शोक दिवस को पूरे भारत में मनाया गया था, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। केवल और केवल पूरे बंगाल में मनाया गया था, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पूरे देश में नहीं मनाया गया था, पूरे बंगाल में मनाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ था? तो दोस्तों बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, हाँ एक बात और, उस समय जो है बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो उसका नाम था सर एंड्रूज हेंडरसन। सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर। सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर जो है उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। संजीवनी पत्रिका के संस्थापक कौन थे? संजीवनी पत्रिका के संपादक कृष्ण कुमार मित्र थे। कृष्ण कुमार मित्र ने जो है संजीवनी पत्रिका का संपादन किया था। किस लिए किया था? बंगाल विभाजन के विरोध में किया था। तो याद रखिएगा कि इस पत्रिका के प्रकाशन का क्या उद्देश्य था। तो बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए जो है संजीवनी पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बम्बई एवं पुणे में किसने किया था? दोस्तों याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बम्बई एवं पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो चलिए और लोगों के बारे में भी जान लेते हैं कि कौन कौन कहाँ से जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह ने पंजाब एवं यूपी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला है दिल्ली। तो दिल्ली से सैयद हैदर राजा ने किया था। मद्रास प्रेसिडेंसी से किया था चिदम्बरम पिल्ले ने। ठीक है, तो याद रखिएगा आप इसे। हमारा अगला प्रश्न है, स्वदेश बांधो की समिति की स्थापना किसने की थी? यहाँ भी मिसप्रिंट हो गया है, आप सुन लीजिए। स्वदेश बांधो की समिति की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अश्विनी कुमार दत्त ने। अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधो की समिति की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? तो बंगाल विभाजन दोस्तों 1911 में रद्द हो गया था। कब रद्द हुआ था? 1911 में। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी। किसने किया था? अवनींद्र नाथ टैगोर और गगनेंद्र नाथ टैगोर दोनों ने मिल करके इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है,
बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, सर एंड्रयूज फ्रेजर। सर एंड्रयूज फ्रेजर बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। हमारा अगला प्रश्न है, 1905 में हुए कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की थी? तो इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में हुए कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना भी की थी। हमारा अगला प्रश्न है, किसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे कहा जाता है भाई? तो हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे और किस पार्टी से चुने गए थे? तो लिबरल पार्टी की तरफ से चुने गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, 1907 में हुए कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस में गरम दल और नरम दल के बीच विभाजन हो गया था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। याद रखिएगा दोस्तों, रास बिहारी बोस ने। स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? दोस्तों स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था, किसने किया था? दोस्तों स्वराज शब्द का पहला प्रयोग तिलक ने किया था। पहली बार स्वराज की जो मांग की गई थी सन 1906 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में हुई थी, आगा खां के नेतृत्व में। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। और इसके सबसे पहले जो अध्यक्ष थे वो थे आगा खां। उसके बाद मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को जो है संयुक्त रूप से इस संगठन का सचिव नियुक्त किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1919 के मार्ले मिंटो सुधार में। मार्ले मिंटो सुधार में जो है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, किसके कार्यकाल में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाई गई। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा खोला गया पहला आश्रम कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है फीनिक्स। महात्मा गांधी ने जो है पहला आश्रम फीनिक्स खोला था। कहाँ पर? डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में। तो इनका पहला आश्रम था। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार कब कांग्रेस में भाग लिया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सन 1901 ईस्वी में पहली बार जो है इन्होंने कांग्रेस में भाग लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। जब चंपारण सत्याग्रह हुआ सन 1917 में, तो उसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार के नीति का विरोध करने के लिए किसने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है जमनालाल बजाज ने भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति का विरोध करने के लिए राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। ये कौन थे? तो ये गांधी के निकट सहयोगी थे। 1923 ईस्वी में झंडा सत्याग्रह तथा 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए ये जेल भी गए थे और एक काफ़ी लंबे समय तक ये जो है जमनालाल बजाज काफ़ी दिनों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे थे। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था।
हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसे दीनबंधु के उपाधि से सम्मानित किया था? इसका सही जवाब है दोस्तों चार्ल्स एंड्रूज। चार्ल्स एंड्रूज को गांधी जी ने दीनबंधु उपाधि से सम्मानित किया। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है पीटर मारिट्सबर्ग। मैं लिख दे रहा हूँ, पीटर मारिट्सबर्ग। पीटर मारिट्सबर्ग कहाँ पे है? ये दक्षिण अफ्रीका में है। तो वहीं पर जो है गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और यहीं पर इनको जो है सरदार की उपाधि मिली थी। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस जेल को मंदिर कहा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है यरवदा जेल। गांधी जी ने यरवदा जेल को मंदिर कहा। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कहा गया? तो दोस्तों उसका सही जवाब है रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील की संज्ञा दी गई। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? इसका सही जवाब है दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए किस कमीशन का गठन किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है हंटर कमीशन। जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग कांड के बाद किसने अपनी नाइट की उपाधि लौटा दी थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग कांड के बाद अपनी नाइट की उपाधि लौटा दी थी। इसे आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जनरल डायर की हत्या किस भारतीय ने की थी? जनरल डायर, वही जो जलियांवाला बाग कांड हुआ, निहत्थे लोगों पर जो गोली चलाया था वही जनरल डायर था। तो उसकी हत्या किसने की थी? तो एक भारतीय थे, उनका नाम था ऊधम सिंह। ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की। तो इनके घर में घुस के मारे थे लंदन में। सोचो, ये होती है भारतीय की पहचान। ये लोग डरते नहीं हैं। रॉलेट एक्ट किसके कार्यकाल में पारित हुआ? रॉलेट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ था। और इसी रॉलेट एक्ट का जो है विरोध करने के लिए भीड़ जो है इकट्ठा हुई थी जलियांवाला बाग में। और वहाँ पे क्या हुआ, सैफुद्दीन किचलू और एक थे सतपाल सिंह, उनको जो पुलिस गिरफ्तार कर ली थी। तो इसका भी विरोध कर रहा था कि इनको छोड़ा जाए। और उसी में जो है जनरल डायर निहत्थे लोगों पर जो है गोली चला दिया। इसके बावजूद जब हंटर कमीशन का गठन हुआ तो हंटर कमीशन ने जनरल डायर को निर्दोष बताया। उसने कहा कि जनरल डायर की वह एकमात्र भूल है, उसको दोषी नहीं ठहराया। बताइए, मतलब उसी ने सब कुछ किया और उसको दोषी नहीं ठहराया गया। क्या करोगे, उन्हीं का राजकाज था, सब कुछ उन्हीं का था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका श्रेय अली बंधुओं को दिया जाता है, जिसमें शौकत अली एवं मोहम्मद अली शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 23 दिसंबर 1919 को हुए खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 23 दिसंबर 1919 को हुए खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। हमारा अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के समय किसने हाजी कुल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की उपाधि त्याग दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सितंबर 1919। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया?
तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन दोस्तों 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया था। कब किया था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन में अपनी कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो इसका सही जवाब है असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान कैसरे हिंद की उपाधि की गांधी जी ने त्याग दी थी। किस आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में। क्या किया था? कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। किसने त्यागी थी? गांधी जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड दोस्तों 4 फरवरी 1922 को हुआ था और इसी घटना से क्षुब्ध होकर के गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 4 फरवरी को ये घटना हुई है और उसके बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। स्वराज पार्टी की स्थापना, हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है जनवरी 1923 ईस्वी में। जनवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, किसे देश बंधु कहा जाता था? किसे देश बंधु कहा जाता था? इसका सही जवाब है CR दास, यानी चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1927, नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। दोस्तों इसमें 7 सदस्य थे और एक भी भारतीय शामिल नहीं था। इसी वजह से जो है इस कमीशन का जोरदार विरोध किया गया कि ये सब हम हमारे देश के लिए कानून बनाएंगे और हमारे देश का एक भी व्यक्ति इसमें सदस्य नहीं है। साइमन कमीशन कब भारत आया? हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, साइमन कमीशन कब भारत आया? तो इसका सही जवाब है 3 फरवरी 1928 को भारत आया या मुंबई पहुंचा और वहां पर इसका जोरदार विरोध हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, किसे पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी? पंजाब केसरी की उपाधि दोस्तों लाला लाजपत राय को दी गई थी। उन्हीं को शेरे पंजाब भी कहते हैं, उन्हीं को पंजाब केसरी की उपाधि भी दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट कब तैयार की गई थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों सन 1928 ईस्वी में। सन 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? इसका सही जवाब है दोस्तों दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन सन 1929 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और दोस्तों इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया? तो दोस्तों वही लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था और इसी में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। और उसके बाद में दोस्तों इसी दिवस को जो है पहला स्वाधीनता यानी पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हमारा अगला प्रश्न है, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च की शुरुआत की थी। खुदाई खिदमतगार संगठन किसके नेतृत्व में गठित हुआ था? तो दोस्तों ये थे गफ्फार खां के नेतृत्व में। गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार संगठन गठित हुआ था। अच्छा, गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी थी। जब इरविन समझौता हो गया उसके बाद इरविन और गांधी को सरोजनी नायडू ने 2 महात्मा की संज्ञा दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों जून तथा जुलाई 1930 ईस्वी को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? इसका सही जवाब है दोस्तों सन 1930 ईस्वी में लंदन में हुआ था। इसमें कुल 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था।
उसके बाद जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ सन 1931 ईस्वी में, तो उसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 ईस्वी में, तो उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, कौन भारतीय प्रतिनिधि था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले भारतीय प्रतिनिधि थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कम्युनल अवार्ड की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों रैमजे मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड बर्गर वाला मैकडोनाल्ड नहीं, रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है ब्रिटिश कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। अच्छा ये बताइए, अगला प्रश्न है, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही संत विनोबा भावे। विनोबा भावे जो है पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसकी शुरुआत जो हुई थी 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सन 1942 ईस्वी में। सन 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो दोस्तों भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पेश किया गया था। इसमें किसकी अध्यक्षता में किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही भारत छोड़ो प्रस्ताव को पेश किया था। याद रखिए, गांधी जी ने नहीं किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रधान सेनापति कौन था? दोस्तों इसका सही जवाब है लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रधान सेनापति था, चीफ कमांडर था। हमारा अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों चर्चिल। चर्चिल जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो इसका सही जवाब है लिन लिथगो। लिन लिथगो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय थे। हमारा अगला प्रश्न है, 1942 के आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकार का गठन किया गया? तो दोस्तों 1942 के आंदोलन के दौरान मुख्यतः 3 जगहों पे समानांतर सरकार का गठन किया गया। तो तीनों थे बलिया, तामलुक और सतारा। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो दोस्तों गांधी जी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिया था। वैसे दोस्तों इसमें 2017 के आसपास थोड़ा सा विवाद हो गया था कि करो या मरो का नारा गांधी जी से पहले यूसुफ मेहर अली ने दिया था। पता नहीं क्या सही है। 1990 के आसपास UPPCS में एक प्रश्न पूछा गया था, उसने जो है महात्मा गांधी को सही माना है। और 2018 में MPPCS का एक पेपर हुआ था, उसमें इस तरह का प्रश्न पूछा गया था, तो उसने यूसुफ मेहर अली को सही माना है। तो अगर ऑप्शन में, वैसे ऑप्शन में दोनों तो नहीं रहेगा, अगर यूसुफ मेहर अली देता है तो लगाइएगा या गांधी जी लगाइएगा। ये थोड़ा सा विवादित टाइप का है। विवादित इतना मतलब कि क्लियर नहीं है किसने दिया था। तो क्या किया जाए, अब जो भी है, कोई आयोग गांधी को मान रहा है, कोई आयोग यूसुफ मेहर अली को मान रहा है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता ना। जब तक कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिलती तब तक ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रस्ताव के असफल होने के बाद कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने पर, यानी उसको जो है असफल हो जाने पर कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। मतलब उसके जो प्रस्ताव थे उनको जो है कांग्रेस मानी नहीं थी, कांग्रेस के अनुकूल नहीं थी, इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है कैप्टन मोहन सिंह ने। कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कब आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाले? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1943 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। हमारा अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया?
नेताजी सुभाष चंद्र ने। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है नेताजी सुभाष चंद्र। नेताजी सुभाष चंद्र ने जय हिंद का नारा दिया। तो नारा से भी प्रश्न पूछा जाता है, संगठन से प्रश्न पूछा जाता है, उपाधि से प्रश्न पूछा जाता है। तो जितनी भी उपाधि, नारा, ये सब मैंने बताया उसको आप याद रखिएगा, ये नारा है। हमारा अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर कहाँ मुकदमा चलाया गया था। तो दोस्तों उनको जो है गिरफ्तार कर दिल्ली के लाल किला के अंदर मुकदमा चलाया गया था और इन्हें गिरफ्तार किया गया था नवंबर 1945 में। उसके बाद में जो है कुछ लोगों ने इनका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया, तो इसके कारण जो है इनकी सज़ा को, जो जब इनको मृत्युदंड दिया गया था तो उसकी सज़ा को, मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त कर दिया गया था विरोध करने के बाद। हमारा अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 24 मार्च 1946 को यह जो है दिल्ली आया, यानी भारत आया। हमारा अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब है लॉर्ड पैथिक। याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कैबिनेट मिशन के कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड पैथिक थे। हमारा अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। किसके नेतृत्व में की गई थी। तो वो की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, कब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो दोस्तों 2 सितंबर 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था। घोषणा कब की गई थी 24 अगस्त 1946 को। गठन कब हुआ था 2 सितंबर 1946 को। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग किसके हाथ में था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1946 में भारत में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग बलदेव सिंह के हाथों में था। किसके हाथ में था। बलदेव सिंह के हाथ में था। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जुलाई 1947 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो इसका सही जवाब है दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर ये पूछा गया प्रथम भारतीय कौन था तो वो थे सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जॉर्ज पंचम। उस समय जो है जॉर्ज पंचम थे। पता नहीं क्या पंचम खष्टम अष्टम ये लगाए रखते हैं ये लोग, इनके लग रहा है इनोवेटिव नहीं होते ना कि बहुत सारा नाम ले लो। हमारे यहाँ देखो कितने सारा नाम रहे, यहाँ जॉर्ज पंचम, जॉर्ज षष्टम सप्तम चलता है। सॉरी जॉर्ज षष्टम थे, छठे, जॉर्ज पंचम नहीं, जॉर्ज षष्टम थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब है B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। तो दोस्तों इस तरह से हमने 1857 से लेकर के 1947 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हम लोगों ने देखे हैं उन पे बात की है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इसे आप रिवीजन करते रहिएगा और अगर आपको कहीं डाउट होता है, किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं उसका जो है निवारण ज़रूर करूँगा। तो इस तरह से दोस्तों 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया और आज हम आज़ाद देश में हैं और हम आज़ाद हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों आप फीडबैक ज़रूर दें, आपके फीडबैक से जो है मैं अपने अंदर सुधार करूंगा और आप अगर वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो उससे हमें अगला वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत।